आइए हम लोग आज कक्षा 8 के लेसन नंबर 2 सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे। साइंस के सूक्ष्म जीवों के औषधि उपयोग। अब सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ा गया, कितने प्रकार के होते हैं, कितने इनके वर्ग रखे गए, फिर इनका उपयोग क्या है, सूक्ष्म जीवों का औषधि उपयोग क्या है। तो हम जानते हैं कि जब कोई बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर जो एंटीबायोटिक दवा देता है। तो एंटीबायोटिक क्या चीज़ें हैं? तो एंटीबायोटिक वे दवाएं होती हैं जो जीवाणुओं को मारने के लिए जीवाणुओं का ही उपयोग किया जाता है। तो ऐसी दवाओं की या उससे उत्पादन का उपयोग किया जाता है, उनसे निर्मित कोई पदार्थ का उपयोग किया जाता है, तो वो एंटीबायोटिक कहलाती हैं। जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन है, एरिथ्रोमाइसिन है, ये सभी चीज़ें जो हैं आपको एंटीबायोटिक होती हैं। तो ये एंटीबायोटिक क्या हैं, किससे निर्मित किए थे? कवक है, उनसे निर्मित किए जाते हैं। इन सूक्ष्म जीवों से ही, जीवाणुओं से उत्पादित किए जाते हैं ये दवाएं। तो ये औषधि सूक्ष्म जीवों के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं, जो औषधि के लिए उपयोग किए जाते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है, अलेक्जेंडर ने सबसे पहले ऐसे प्रतिजैविकों का खोज किया था, प्रतिजैविक दवाओं का खोज किया था। उनके बारे में बताया जाता है कि कोई तस्करी थी, उस पर जो है कुछ जीवाणुओं का वो खोज कर रहे थे। उसी पर उन्होंने कुछ फफूंद देखा और उनको लेकर उन्होंने देखा तो जीवाणु जो फफूंद थे वो जीवाणुओं की वृद्धि को रोकने लगे। कुछ जीवाणुओं पर वह अध्ययन कर रहे थे, रोगों से कुछ रोग के कारक जीवाणु थे उनका अध्ययन। तो कुछ फफूंद थे जो उन जीवाणुओं को रोक रहे थे। यानी फफूंद और जीवाणु दोनों जो सूक्ष्म जीव हैं, और जीवाणु को फफूंद रोकने लगा। इससे यह खोज हुई एंटीबायोटिक। यानी एक जीव जो है दूसरे जीव को रोक सकता है। अगर ऐसा काम किया जाए, ऐसी दवाएं बनाई जाएं जिससे यह काम हो सके, तो ये एंटीबायोटिक कहलाएं, प्रतिजैविक। तो अब हम अध्ययन करेंगे आगे। ये बहुत सी चीज़ों में उपयोग किया, जैसे कुक्कुट पालन में, जो पोल्ट्री फार्म है उसमें जो है प्रतिजैविक बहुत उनके आहार में मिलाया जाता है, जिससे उनके अंदर होने वाले रोग को ये प्रतिजैविक दवाएं जो हैं ख़त्म कर सकें और ज़्यादा वो बीमार न पड़ें। तो यही चीज़ है इसमें। और ये भी है कि प्रतिजैविक की जो दवा अगर आप लोग लेते हैं, से कोई लेता है, तो वो भी डॉक्टर के सलाह से ही लेनी चाहिए, नहीं तो ये नुकसान भी करता है। तो अब हम चलेंगे, प्रतिजैविक के बारे में आप जान चुके होंगे। एक बार और देख लीजिए। प्रतिजैविक का मतलब होता है कि अगर हम कोई दवा लेते हैं और वह दवा भी सूक्ष्म जीवों से ही निर्मित हो, और अधिकतर रोगों का कारण हम लोगों के सूक्ष्म जीव ही होते हैं, तो उनको मारने के लिए सूक्ष्म जीवों का ही एक उनसे बने उत्पाद के या उनका उपयोग किया जाता है, तो उसको हम एंटीबायोटिक कहते हैं। इसी तरह आपका आएगा एक वैक्सीन है, टीका, जिसका खोज जो है अलेक्जेंडर, तो उनका खोज हुआ एडवर्ड जेनर। हम पढ़ेंगे टीका जिसको वैक्सीन भी बोलते हैं। वैक्सीन ये क्या होता है? आप लोग देखे होंगे अक्सर छोटे बच्चों को जो है टीकाकरण किया जाता है। क्यों टीकाकरण किया जाता है, क्या चीज़ है यह टीका, बहुत जानना हम लोगों को जरूरी है। टीका वे चीज़ होते हैं जिनसे अगर हम, जैसे कोई रोग होने वाला है या, तो उसके प्रति हम, जो हमारी प्रणाली तंत्र है हमारे शरीर की, उसको मजबूत करना, उसके प्रति लड़ाई के लिए तैयार करना, एक तरह से कर सकते हैं, उसको हम टीकाकरण कहते हैं। तो टीकाकरण में होता क्या है, कोई रोग होने वाला है, उस रोग जिस कारण
फफूंद के कारण हुआ या जीवाणु के कारण हुआ, तो उस जीवाणु का बहुत कम मात्रा या उसके मरे हुए अंश का भी अगर मात्रा हमारे शरीर में इन्वॉल्व कर दिया जाता है, तो हमारा शरीर उस प्रकार के जीवाणुओं से रक्षा करने के लिए, रोगाणुओं से रक्षा करने के लिए एक प्रतिरक्षा प्रणाली तैयार कर लेता है, और इस प्रोसेस को इस प्रकार हमारे शरीर में इंजेक्ट करने को सूक्ष्म मात्रा उस जीवाणु के प्रतिरोग रक्षा करने हेतु जो इंजेक्ट किया जाता है हम लोग शरीर में, तो ये प्रोसेस कहलाता है टीकाकरण। तो टीकाकरण में क्या होता है, सूक्ष्म जीव का जिससे होने वाला है उसका सूक्ष्म मात्रा, चाहे उसके मरा हुआ भी पार्ट हो सकता है या जीवित पार्ट का सूक्ष्म मात्रा अगर हमारे शरीर में इन्वॉल्व कर दिया जाता है, हमारा शरीर धीरे धीरे उस रोग से लड़ने की एक ताकत विकसित कर लेता है। फिर बाद में यदि उस रोग के रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो पहले से वो तैयार रहता है, जिससे वो रोग नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार इसको हम कहते हैं टीकाकरण। ये टीका हो गया, और टीकाकरण इसके प्रोसेस को कहते हैं। अब जो है इसकी खोज कैसे हुई, थोड़ी सी एक छोटी सी कहानी भी बता दे रहा हूँ। एडवर्ड जेनर थे, छोटे से डॉक्टर थे, पढ़े लिखे, गांव में चले गए और वहाँ पर उन्होंने धीरे धीरे, डॉक्टर थे ही, सर्च करने लगे, तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको चेचक होता था, काउपॉक्स। तो अगर वे गाय, एक प्रकार के गाय रखे जाते थे, उनको होता था, तो जो गाय के संपर्क में रहते थे उनको नहीं हुआ। और इस प्रकार उन्होंने देखा कि जिसको चेचक हो चुका है एक बार, जो उनके संपर्क में रखते हैं उनको यह चेचक नहीं होता है। तो उन्होंने चेचक के लिए देखा, सर्च किया, तो उन्होंने आंकड़े सही पाया कि जो लोग ऐसे हुआ था उनको नहीं हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि बहुत कम मात्रा उनके शरीर से निकाल करके, और जो नहीं हुआ है उन पर उन्होंने डाल दिया और सर्च किया, या जिनको हुआ है तो देखा कि वो सही होगा। तो इस प्रकार उन्होंने देखा कि एक तरह से उन्होंने टीके की खोज कर लिया जो रोगों से सुरक्षा कर सकता है। तो इस प्रकार एडवर्ड जेनर ने एक टीकाकरण का आविष्कार कर दिया। सूक्ष्म जीवों के द्वारा सूक्ष्म जीवों को मारने का एक तरीका ढूंढ लिया, और इस तरह जो है ये वैक्सीन की खोज किए। सबसे बड़े चेचक के टीके का वैक्सीन का खोज हो गया, और फिर उसके बाद तो बहुत से खोजे हुए। तो ये चीज़ें होती है, और देखते ही हैं कि अब तो टीके का, जो छोटे बच्चे होते हैं अक्सर उनको बहुत से टीके लगवाए जाते हैं टाइम से। तो यही कारण है कि उनको रोगों से भविष्य में उनको सुरक्षित किया जाता है। अब है मिट्टी में उर्वरता में वृद्धि। तो टीके के बारे में हम लोग जाने, मिट्टी में उर्वरता में वृद्धि कुछ जीवाणुओं की वजह से होती है, या ऐसे भी जान सकते हैं कि जो दलहनी पौधे होते हैं उनके जो जड़ें होती हैं उनमें गांठें होती हैं, और वे गांठें, लिख दे रहा हूँ इसको, मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि। मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि। मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि। तो बहुत से ऐसे जीवाणु होते हैं, पौधे जो है नाइट्रोजन को डायरेक्टली नहीं ले पाते हैं, जबकि नाइट्रोजन की बहुत बड़ी मात्रा हम लोगों के वायुमंडल में, सबसे ज़्यादा परसेंटेज गैस की है तो नाइट्रोजन की, उसके बाद ही अन्य गैसें हैं। लेकिन फिर भी, और हम जानते हैं कि सबसे अधिक पौधों को ज़रूरत होती है, तो उनको भी प्रोटीन की ज़रूरत है, बनाने के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत है। जीवाणु में सबसे अधिक प्रोटीन ही होता है, सबसे अधिक मात्रा उनके शरीर की संरचना में। जीवों में तो पौधों में थोड़ा मनुष्य से कम है, लेकिन उनमें भी बहुत ज़्यादा मात्रा चाहिए।
तो उनकी प्रोटीन की जो मात्रा है कार्बोहाइड्रेट, तो वो कैसे निर्मित होगी? नाइट्रोजन चाहिए, लेकिन वो नाइट्रोजन जड़ों से प्राप्त नहीं कर पाते हैं। सॉरी, वो डायरेक्टली जो है नहीं ले पाते हैं ऑक्सीजन की तरह अपनी पत्तियों से। जब भी लेंगे तो नाइट्रोजन को यौगिक के ही रूप में ले सकते हैं। तो जो कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, जो मिट्टी में होते हैं और मिट्टी में नाइट्रोजन को ग्रहण करके नाइट्रोजन युक्त यौगिक का निर्माण कर लेते हैं और पौधों को देते हैं। तो वो हमारे लिए फायदेमंद हुए जो पौधों को देते हैं। या बहुत से ऐसे जीवाणु हैं जो अगर वो मर भी जाते हैं तो उनके जो अवशेष होते हैं वो मिट्टी में मिल जाते हैं और नाइट्रोजन युक्त होते हैं, जो पौधों के लिए उपयोगी हो जाते हैं। तो इस तरह बहुत से हैं। जैसे नीले हरे शैवाल के बारे में बता रहा है। नीले हरे शैवाल भी वायुमंडल में नाइट्रोजन की स्थिरीकरण में बहुत ही सहायक होता है, क्योंकि अगर नाइट्रोजन को लगातार अगर इसका उपयोग करते गए तो नाइट्रोजन फिर आएगा कहाँ से? ये भी दिक्कत है। तो इसके स्थिरीकरण के लिए नाइट्रोजन यानी कि उसकी प्रतिशतता वायुमंडल में स्थिर रहे, इसके लिए नीले हरे शैवाल और योगदान देते हैं और मृदा में नाइट्रोजन का ये संवर्धन भी करते हैं। ये एक प्रकार के बैक्टीरिया नीले हरे शैवाल तो ये काम करते हैं नाइट्रोजन को बनाने में, स्थिरीकरण में उसकी प्रतिशतता बनी रहे। साइनो एक सूक्ष्म जीवाणु भी है, वो भी सहायता करता है। नीले हरे शैवाल भी सहायता करते हैं जो मिट्टी में उर्वरता बनी रहे, नाइट्रोजन का प्रतिशत बना रहे। अब हम यहाँ तक हम लोग पढ़े हैं। अब अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे, तीसरे पार्ट में पर्यावरण का शुद्धिकरण। आप लोग अध्ययन कीजिए यहाँ तक, कैसे टीकाकरण क्या होता है।